फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर किसे कहते हैं? मोंढे के अकड़ जाने को या जकड़ जाने को फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, जिसमें मोंढे के शोल्डर के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, जाके रोज़मर्रा के कामों में बहुत से परेशानियां होते हैं और उस जिस मोंढा में तकलीफ़ है, जिस मोंढे में, उस बाजू पे सोना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करवट बदलना मुश्किल हो जाता है। और ये इसकी वजूहात अमूमन मोर देन 90% ऑफ द केसेस ये डायबिटिक के पेशेंट्स रहते हैं जिसमें ये फ्रोज़न शोल्डर होता है, और 10% ऐसे केसेस है जिसको डायबिटीज़ ना भी हो तब भी हो सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कभी कभी फ्रोज़न शोल्डर के बिना पे भी पेशेंट को टेस्ट करते हैं तो डायबिटिक निकलते हैं। तो ये डायबिटीज़ का एक मेजर वो है, क्योंकि हल्की सी चोट लग जाना है मोंढे पे, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 महीना 2 महीने के बाद हल्का सा दर्द शुरू होता है, जो बढ़ते बढ़ते एकदम उसमें मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, शोल्डर में जकड़न आ जाती है, जिसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। तो इसकी देखा जाता है कि आदमी को, पेशेंट को हाथ उठाने में मुश्किल होती है, हाथ पीछे लेके जाने में, और स्पेशली लेडीज़ को कंघी करने में, चोटी डालने में, और कपड़े बदलने में, शावर लेते वक्त पीठ पे साबुन लगाने में, करने में, इसमें भी जो सो परेशानियां हो सकती हैं। और स्पेशली बहुत अगर ये एडवांस स्टेज में रहता है तो कुछ भी वो हाथ से काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ज़रा सा धक्का लग जाता है तो बहुत दर्द बेहद तकलीफ़ के साथ होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर इसको फ्रोज़न शोल्डर कम्प्लीटली कुछ ऐसी बहुत से लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर प्रॉपर टाइम पे डायग्नोस करके अगर अच्छे से इसका फिज़ियोथेरेपी करा गया, टैबलेट मेडिसिन्स, मेडिकल मैनेजमेंट विद एनाल्जेसिक्स एंड फिज़ियोथेरेपी करें तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए ऐसे रह जाएगा, लेकिन ये है कि इसमें फिज़ियोथेरेपी मेन रोल प्ले करता है, जिसमें शोल्डर के एक्सरसाइजेस करना रहता है, क्योंकि जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, जिससे जो हाथ काम नहीं कर रहा है, जो हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही वापस आ सकता है उसमें मूवमेंट। दवाइयाँ वक्तिया आराम के लिए रहते हैं, जो तकलीफ़ है उसको कम करने के लिए होती हैं, लेकिन मूवमेंट वापस आना ये पेशेंट के डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से फिज़ियोथेरेपी करते हैं। कुछ औक़ात अगर तकलीफ़ की वजह से पेशेंट्स फिज़ियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, उन वैसे पेशेंट्स में इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन, शोल्डर में इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके वजह से तकलीफ़ कम हो जाती है और वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इंजेक्शन का मकसद भी यही रहता है कि जो दर्द दवाइयों से कम नहीं हो सका, उसको इंजेक्शन शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शन देकर उसको कम करते हैं, उसके बाद ताकि वो आसानी से एक्सरसाइज कर सके और उनका जो मूवमेंट्स जो पहले नहीं कर सक रहे थे वो वापस कर सकें। तो ये रहता है। कुछ पेशेंट्स में, जिसमें कुछ और सेट ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जिसमें इवन आफ्टर इंजेक्शन भी वो लोग नहीं कर सकते एक्सरसाइज, तो वैसे पेशेंट्स में आपको मैनिपुलेशन करना पड़ता है जॉइंट को अंडर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में। तो जो खुद से पेशेंट नहीं कर सक रहे हैं, उनको अंडर एनेस्थीसिया में डॉक्टर्स उसको मूवमेंट वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये भी है कि आर्थ्रोस्कोप कैमरा के ज़रिए अंदर जो भी अकड़न है, जो एडिशंस है, उसको क्लियर किया जाता है, जिसके बाद पेशेंट को मूवमेंट्स करने में आसानी हो जाती है। तो इसका मेन मकसद यही है कि बहुत से लोग यही सवाल करते हैं कि मेरा शुगर कंट्रोल में है, लेकिन मैं बराबर दवाई ले रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा हूँ, फिर भी ये है। लेकिन इसका जो फ्रोज़न शोल्डर है, इसका रिलेशन शुगर नॉर्मल है या बढ़ी हुई है इससे नहीं है। लफ्ज़ शुगर रहने की वजह से कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जॉइंट्स में जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए 90% जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें यह कॉमनली पाया जाता है।